Hello everybody, today we are going to start up with the chapter first of political science, that is your civics, and the name of the chapter is Democracy in the Contemporary World. Democracy in the Contemporary World. What does this mean? Contemporary means modern, so democracy in the modern world. Now to explain this chapter, we'll be starting up with the two places which are example that how in various part of the world democracy was actually established. So as two places, first we'll be talking about Chile. Where is Chile? Chile is located in साउथ अमेरिका. ओके, चाइल्ड गॉट डेमोक्रेसी इन 1970. अब यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग होती है चाइल्ड से, जो कि साउथ अमेरिका में प्रेजेंट था. चाइल्ड में डेमोक्रेसी कब आई? 1970 के अंदर. अब जैसे ही डेमोक्रेसी आती है तो जो प्रेसिडेंट थे वो एलेंदे बनते हैं. जो एलेंदे थे इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से ही वॉज वेरी मच लाइक्ड बाय द पीपल ऑफ द country. So first was that various educational system which were going on before the Allendez rule, they were reformed. जितने भी educational system थे उनको बदला गया और वो किसके फेवर में किए गए? पुअर पीपल के फेवर में किए गए. फ्री मिल्क वर प्रोवाइडेड फॉर द पुअर चिल्ड्रन. देन लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड. जो लैंड रिफॉर्म था, लैंड सिस्टम था, उसको दोबारा से रिफॉर्म किया गया और रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया दोबारा से, और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो थी वो फार्मर्स को प्रोवाइड की गई. और जो बाहरी जो चाइल्ड के रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे या दूसरे जो रिसोर्सेज थे, वो उन्होंने उनका एक्सप्लॉयटेशन बंद करवा दिया. और वो एक्सप्लॉयटेशन स्पेशली कौन करता था? जो फॉरेन कंपनीज होती थी वो करती थी. तो उन्होंने इस तरीके से क्या किया, चाइल्ड के डेवलपमेंट में हेल्प की. लेकिन ये जो डेवलपमेंट था वो कम्प्लीटली फेवर करता था पुअर पीपल को. ऑल दिस वाज डन टू हील द पुअर पीपल एंड स्पेशली द लेबर क्लास. नाउ दिस थिंग that this support of Allen to the poor people was not liked by the rich people. सो रिच पीपल ने क्या किया? एज अ रिज़ल्ट 11 सितंबर 1973 के अंदर रिच पीपल ने एक मिलिट्री कूप स्टार्ट किया. ये जो मिलिट्री कूप था, क्या होता है मिलिट्री कूप? जब मिलिट्री जो होती है वो डेमोक्रेसी को एंड कर दे, ठीक है, और अपना रूल स्टार्ट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? मिलिट्री कूप. क्या कहते हैं? मिलिट्री कूप. जब मिलिट्री डेमोक्रेसी का एंड करे और अपना रूल स्टार्ट करे एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो उसे हम कहते हैं मिलिट्री कूप. तो यहाँ पर पुअर जो रिच पीपल थे उन्होंने, क्योंकि एलेंदे पुअर पीपल को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने मिलिट्री कूप स्टार्ट किया. और इस मिलिट्री कूप को सपोर्ट करने वाला था यूएसए. अब ये मिलिट्री कूप लीड कैसे किया? ऑब्वियसली इतने लार्ज स्केल पर जब कुछ होता है तो वो उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया? एलन जो थे उनसे पहले डिफेंस मिनिस्टर जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, और साथ ही साथ जो एलन थे उनके घर पर अटैक किया गया और उनको मार दिया गया. अब उनकी जगह पे एक क्योंकि मिलिट्री रूल है तो आर्मी का जनरल जो कि हेड होता है मिलिट्री का, उसको हेड बना दिया चाइल्ड का. जो नाम था वो था पिनोशे. क्या नाम था? पिनोशे. इनको ये आर्मी जनरल थे, मतलब हेड ऑफ द मिलिट्री थे, तो इसीलिए ही बिकेम द हेड ऑफ चाइल्ड एंड ही रूल फॉर द नेक्स्ट 17 ईयर्स इन चाइल्ड. जैसे ही मिलिट्री कूप आता है चाइल्ड के अंदर, तो ऑब्वियसली पीपल डिडंट लाइक दिस मिलिट्री रूल, इंक्लूडिंग वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन एल्बर्टो बैचलेट. ये कुछ ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस मिलिट्री कूप को, इस मिलिट्री रूल को क्या किया? अपोज किया. और इसमें जो सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन था उसका नाम था एल्बर्टो बैचलेट, और उसने कई तरीके से अपोज करने की कोशिश की इस मिलिट्री रूल को. लास्ट में जो मिलिट्री कूप था इसने क्या किया? ये जो एल्बर्टो बैचलेट थे और उनके साथ में बहुत सारे लोगों को प्रिजन में सेंड कर दिया. और एक तरीके से रिवेंज लेने के चक्कर में जो मिलिट्री कूप था, इसकी जो फैमिली थी इंक्लूडिंग हिज वाइफ एंड डॉटर, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया. टिल हिज एंड वाइफ और डॉटर को टिल देयर एंड वाइफ एंड डॉटर को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया. किसकी वाइफ एंड डॉटर? एल्बर्टो बैचलेट. हु वाज ही वाज अपोजिंग द मिलिट्री रूल which was headed by Pinochet. नाउ 1988 के अंदर क्या हुआ? अब
ऑब्वियसली हर बुरी चीज़ का एक एंड होता है, तो 1988 के अंदर एक रेफरेंडम पास हुआ। इस रेफरेंडम में जो पिनोशे थे उनको डिफीट मिली और मिलिट्री रूल जो था फाइनली एंड हुआ और डेमोक्रेसी जो थी दोबारा से आई। कहाँ पर? चाइल्ड के अंदर। और 2006 के अंदर एज अफेक्ट मिशेल बैचलेट जो थे, वो सेम गर्ल जिसको टॉर्चर किया गया था और ये मिलिट्री कूप ने जो टॉर्चर किया था, वही सेम गर्ल 2006 के अंदर प्रेसिडेंट बनती है चाइल्ड की। नाउ द टॉपिक कम्स रेफरेंडम। व्हाट इज रेफरेंडम? रेफरेंडम इज एन ओकेजन व्हेन ऑल द पीपल कैन वोट ऑन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्वेश्चन। जब किसी रूल पर कोई सवाल उठता है, फॉर एग्जाम्पल पिनोशेट पे और उसके मिलिट्री रूल पे जब सवाल उठने लगे, पॉलिटिकल क्वेश्चन उठने लगे, तो उसके अगेंस्ट में जब लोग अपना वोट दे सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेफरेंडम। इस ओकेजन को हम क्या कहते हैं? रेफरेंडम। तो लोगों ने जब इस ऑपरेसिव मिलिट्री रूल के अगेंस्ट क्वेश्चन उठाने स्टार्ट किए और उनके अगेंस्ट वोटिंग करनी स्टार्ट की, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेफरेंडम। इस रेफरेंडम में एक टाइम आया जब पिनोशेट वीक पड़ने लगे और उनका मिलिट्री रूल जो था वीक पड़ने लगा और दोनों के रूल का एंड हो गया, और इस तरीके से डेमोक्रेसी एक बार फिर चाइल्ड के अंदर आती है 2006 में, और मिशेल बैचलेट जो थे वो प्रेसिडेंट बने चाइल्ड की। जो दूसरा प्लेस विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज पोलैंड। वेयर इज पोलैंड? पोलैंड इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल यूरोप। पोलैंड के अंदर दूसरी कंट्रीज़ के जैसे डेमोक्रेसी नहीं थी। सबसे पहले वहाँ पर क्या थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी, और उस कम्युनिस्ट पार्टी का नाम क्या था? पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। क्या नाम था? पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। दिस वाज अ कम्युनिस्ट पार्टी इन पोलैंड। नाउ यहाँ पर क्या था कि जितना भी जो भी काम है, चाहे फिर वो बिज़नेस से ले लो, चाहे फिर वो रूल से ले लो, ये सारा जो था ये इस पार्टी के अंडर चलता था। बिज़नेस जो था पूरा कंट्री का, मतलब इकोनॉमी जो थी पूरी कंट्री की, वो कौन कंट्रोल करता था? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट किसकी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। उस कम्युनिस्ट पार्टी का नाम क्या था? पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। अब यहाँ पर भी एक इंसिडेंट होता है जिसे हम कहते हैं लेनिन शिपयार्ड इंसिडेंट। लेनिन शिपयार्ड इंसिडेंट। अब यहाँ पर क्या होता है? लेनिन शिपयार्ड इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट है जिसने पूरा पोलैंड का जो हिस्ट्री थी वो बदल दी। किस तरीके से बदली? लेनिन शिपयार्ड इंसिडेंट में लेनिन शिपयार्ड एक तरीके से एक वर्क प्लेस था, ठीक है। वर्क प्लेस इस यहाँ पर एक विमेन को बिना किसी रीज़न के जॉब से निकाल दिया गया। जैसे ही जॉब से निकाला गया तो जो दूसरे वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर आ गए। मैं आपको बता दूं, पोलैंड में स्ट्राइक करना वॉज नॉट अलाउड at that time, but even then workers started strike। ये जो वर्कर्स ने जब स्ट्राइक स्टार्ट की तो इस स्ट्राइक को ज्वाइन किया एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने जिसका नाम था लेश वलेसा। लेश वलेसा एक ऐसा पर्सन था जिसको 1976 में जिस तरीके से इस वेमेन को निकाला था, सेम इसी तरीके से इसको भी जॉब से निकाल दिया गया था। बट रीज़न ये था कि इसने डिमांड की थी हाइक इन सैलरी बढ़ाओ। ये डिमांड इस लेश वलेसा पर्सन ने की थी 1976 के अंदर, और इस वजह से यहाँ की जो सरकार थी इसने इसे निकाल दिया। जब निकाला तो एज अ रिवेंज इसने क्या किया? इस स्ट्राइक को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर जब ज्वाइन किया तो यहाँ पर जैसे ही इसने स्ट्राइक को ज्वाइन किया तो ये जो स्ट्राइक थी, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, ये स्ट्राइक स्ट्रॉन्ग हो गई और इस तरीके से लेश वलेसा की हेल्प से इस स्ट्राइक को नाम दे दिया गया सॉलिडेरिटी। क्या नाम दे दिया गया? सॉलिडेरिटी। अब सॉलिडेरिटी क्या थी? एक ट्रेड यूनियन थी। क्या थी? ट्रेड यूनियन। अब ट्रेड यूनियन होती क्या है? एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ कंडीशन। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेड यूनियन सिर्फ आपके पोलैंड में बनी थी। ट्रेड यूनियन हर कंपनी के अंदर, हर फैक्ट्री के अंदर होती है। ट्रेड यूनियन का मतलब होता है कि जब सारे वर्कर्स एक साथ मिलकर अपनी एक पार्टी बनाते हैं ताकि जो उनकी कंडीशन है और उनके जैसे दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कंडीशन इम्प्रूव की जा सके, उनकी डिमांड्स पूरी करवाई जा सके। तो ये जो ट्रेड यूनियन था इसका नाम क्या था? सॉलिडेरिटी। और इसको स्ट्रॉन्ग किसने बनाया? ये किसके थ्रू बनी थी? स्ट्राइक। और वो स्ट्राइक किसकी वजह से स्ट्रॉन्ग हुई थी? लेश वलेसा की स्ट्रॉन्ग की वजह से। और ये स्ट्राइक अगेंस्ट किसके थी? ये स्ट्राइक अगेंस्ट थी उस गवर्नमेंट के जो कि पूरा बिजनेस जो था पोलैंड का वो कंट्रोल कर रही थी। और उस गवर्नमेंट का नाम क्या था? पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी।
अब यहाँ पर धीरे धीरे इतनी सारी स्ट्राइक हुई, इतने सारे लोग जो थे इस स्ट्राइक से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और इस सॉलिडेरिटी के रूल से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि इवन 1 साल के अंदर 1 करोड़ मेंबर्स ने इस सॉलिडेरिटी को ज्वाइन कर लिया। इस वजह से ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो थी एक बार के लिए डर गई और उन्होंने क्या लगा दिया, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। अब मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? मार्शल लॉ का मतलब होता है व्हेन people are not allowed to assemble in a place। जब एक सरकार जो होती है वो मार्शल लॉ इम्पोज कर देती है तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ के जो लोग हैं उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया है, वहाँ के जो लोग हैं वो असेंबल नहीं हो सकते, वो इकट्ठे नहीं हो सकते, किसी भी रीज़न के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते। तो मतलब स्ट्राइक जो है जहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो वहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। दे कैन नॉट कम टुगेदर टू परफॉर्म द स्ट्राइक। सो ये मार्शल लॉ इम्पोज किया गवर्नमेंट ने एक तरीके से स्ट्राइक को अपोज करने के लिए, स्ट्राइक को वीक करने के लिए। पर क्योंकि ये जो गवर्नमेंट थी इसकी बात, इस मार्शल लॉ की बात किसी ने नहीं मानी, ये मार्शल लॉ को किसी ने नहीं फॉलो किया और इस तरीके से जो गवर्नमेंट थी रिमेन्ड वीक इन फ्रंट ऑफ वेरियस स्ट्राइक्स। एक अकेली यही स्ट्राइक नहीं थी, धीरे धीरे बहुत सारी और स्ट्राइक होने लग गई गवर्नमेंट के अगेंस्ट और इस तरीके से जो गवर्नमेंट थी मार्शल लॉ वीक हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट वीक हो गई तो लोगों के इन्फ्लुएंस के थ्रू इलेक्शन स्टार्ट होता है। इलेक्शन हुआ पहली बार यहाँ पर पोलैंड के अंदर और उस इलेक्शन में क्योंकि सॉलिडेरिटी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही थी लोगों को, तो इस तरीके से 99 आउट ऑफ 100 सीट सॉलिडेरिटी ने जीती और वालेशा जो थे वो एक बार प्रेसिडेंट बने पोलैंड की। अब यहाँ पर इस तरीके से वी हैव टॉक्ड अबाउट 2 प्लेसेस, ठीक है, एंड वी हैव सीन दैट हाउ डेमोक्रेसी एक्चुअली इस्टेब्लिश्ड ओवर दीज प्लेसेस। यही नहीं, ये 2 प्लेसेस ही नहीं, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ थी जहाँ पर ये डेमोक्रेसी जो थी इस तरीके से इस्टेब्लिश की गई। अब इन दोनों प्लेसेस में क्या कॉमन चीज़ें थी? पहले क्या कॉमन था? पीपल कैन नॉट चेंज देयर रूलर्स। पे दोनों कंट्रीज़ के अंदर ये बोला गया था कि पीपल जो हैं वो अपने रूलर्स को चेंज नहीं कर सकते, वो उनको अपोज नहीं कर सकते। किसी को भी राइट नहीं है कोई भी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने का, कोई भी अपना फ्रीडम, कोई भी अपना आइडिया, अपना व्यू एक्सप्रेस करने का, या फिर लोगों जो सरकार है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का। नो राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन और नो फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज़ और टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट रूल। तो यहाँ पर ये पहले था, ठीक है। डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होने से पहले किसी को कोई भी रूलर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं और कोई भी राइट नहीं है टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। किनके पास? लोगों के पास में। अब जैसे ही डेमोक्रेसी आती है तो दोनों जगहों पे क्या होता है? पीपल चूज देयर रूलर, पीपल कैन रूल द कंट्री, पीपल शुड हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस, प्रोटेस्ट एट्सेट्रा। दोनों ही कंट्रीज़ में ये तीनों चीज़ें होने लग गई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि 19th सेंचुरी के अंदर फर्स्ट फाइट जो थी वो कहाँ पर हुई? फ्रांस के अंदर। हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक जो चैप्टर पढ़ा है उसमें मैंने पहले भी बताया है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार जो डेमोक्रेसी के लिए फ़ाइट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में। और थोड़ी या ज़्यादा कह लो जो सबसे पहले डेमोक्रेसी थी वो कहाँ पर आई? फ्रांस के अंदर। अब यहाँ पर हम माना जाता है कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो कहाँ पर है? यूएसए के अंदर। जैसे ही 1787 के अंदर ब्रिटिशर्स से यूएसए को फ्रीडम मिलती है तो उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया अपनी कंट्री के अंदर? डेमोक्रेसी। पर डेमोक्रेसी तो थी लेकिन यहाँ पर वाइट एंड ब्लैक्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, रिच और पुअर के बीच में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था। जो वोटिंग राइट था वो सिर्फ रिच पीपल को दिया जाता था और इस तरीके से यहाँ पर 1787 के अंदर डेमोक्रेसी के कुछ प्रिंसिपल्स जो थे वो एक्चुअल में फॉलो नहीं हुए। लेटर ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस किया गया यूएसए के अंदर और इस तरीके से डेमोक्रेसी जो थी उसके प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगे। अब यहाँ पर माना जाता है कि ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है इसका फाउंडेशन एक्चुअल में है कहाँ पर? इसको एक्चुअल में फाउंड किया था न्यूजीलैंड के अंदर। कहाँ पर फाउंड किया था? न्यूजीलैंड में। तो इसका बेस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का बेस कहाँ पर है? यूनिवर्सल एडल्ट
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का बेस है कहाँ पर, न्यूजीलैंड में। इसका फाउंडेशन कहाँ पर हुआ था, न्यूजीलैंड के अंदर। तो ये तो बात की हमने 19th सेंचुरी के अंदर कि 19th सेंचुरी में जो फ्रांस जैसी कंट्री थी, जो यूएसए जो था, उसने भी डेमोक्रेसी को स्टार्ट कर दिया था, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे 20th सेंचुरी आती है। 20th सेंचुरी में जिस धीरे धीरे कॉलोनियलिज्म जो था, जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनियलिज्म थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई, ठीक है। और स्पेशली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में जिस तरीके से कॉलोनियलिज्म एंड होने लगा, तो बहुत सारी कंट्रीज़ क्या होने लग गई, इंडिपेंडेंट होने लग गई। और उन्होंने प्रेफर की कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया जो है उसको माना जाता है वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री किसको माना जाता है, इंडिया को। इंडिया ने डेमोक्रेसी कब से अपनाई, 1947 में उसे इंडिपेंडेंस मिली और उसने किसको अपना लिया, डेमोक्रेसी को। तो इस तरीके से जैसे जैसे कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिलती जा रही थी ड्यू टू द एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, तो उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया डेमोक्रेसी को और फॉलो करना स्टार्ट किया, या कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाना स्टार्ट किया, डेमोक्रेसी को 20th सेंचुरी के अंदर, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। वंस अगेन अब यहाँ पर जैसे ही 20th सेंचुरी में ये धीरे धीरे चीज़ें हुई, एक बार फिर से जो ट्रेंड था डेमोक्रेसी का, वो 1990s के अंदर फिर से एक बार बूस्टअप हुआ, दोबारा से आया। और इसके अंदर अब ये आया किस लिए, जैसे यहाँ पर एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म की वजह से एक बार बूस्टअप हुआ था 20th सेंचुरी में, इसी तरीके से एक बार फिर 1990 के अंदर बूस्टअप हुआ डेमोक्रेसी का ट्रेंड। और ये किस वजह से हुआ था, ड्यू टू द एंड ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जो था वो अमेरिका के बाद में सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री जो थी वो कौन सी थी, सोवियत यूनियन। जो सबसे पावरफुल हेजेमोनी थी वो कौन सी थी, सोवियत यूनियन। और सोवियत यूनियन के एंड होते के साथ में, ख़त्म होते के साथ में, वहाँ से 15 कंट्रीज़ जो थी वो इंडिपेंडेंट होती हैं। और ये 15 कंट्रीज जो थी, इन्होंने भी किसको फॉलो करने का डिसाइड किया, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर क्योंकि 1947 के अंदर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो धीरे धीरे ये पाकिस्तान के बीच में और इंडिया के बीच में जैसे जैसे फाइट हो रही थी, तो पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट होती है और बांग्लादेश भी इंडिपेंडेंट होती है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। सेम तरीके से जो नेपाल थी, उसमें जब पहले क्या था, किंग का रूल था, किंग को हटा के फिर वहाँ पर क्या लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पाकिस्तान में, नेपाल में ये जो डेमोक्रेसी है, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हुई, ठीक है। बहुत ही कम समय के लिए डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर पाई। पाकिस्तान में 1999 के अंदर मिलिट्री डिक्टेटरशिप दोबारा से आ गई डेमोक्रेसी को हटा के, और नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो किंग ने लाया था, वो दोबारा से हटाकर वापस क्या लेकर आए, मोनार्की, विच इज़ द रूल ऑफ द किंग। दोबारा से यहाँ पर क्या होता है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप हटती है और डेमोक्रेसी आती है। और इस तरीके से पाकिस्तान में कभी भी स्टेबिलिटी रही ही नहीं किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर, कभी मिलिट्री डिक्टेटरशिप, कभी डेमोक्रेसी, कभी मिलिट्री डिक्टेटरशिप, कभी डेमोक्रेसी। और यहाँ पर अगर डेमोक्रेसी होती भी है तो वो सिर्फ नाम के लिए होती है, वहाँ पे एक्चुअल में रूल किसका चल रहा होता है, मिलिट्री का। इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से नेपाल और पाकिस्तान के अंदर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बहुत बार बदली है। टिल 2005 140 कंट्रीज बिकेम डेमोक्रेट और फॉलोड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इन देयर कंट्रीज़। तो 2005 तक कितनी कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी को अपना लिया, 140 कंट्रीज़ ने। Therefore, this is the end of this video. In the next video, we are going to talk about one more country or one more struggle, that is of Myanmar, that how it struggled for the democracy, and then we are going to talk about the trend of democracy on the global level. In that, we are going to talk about UN, its various organs, and how is democratic principles followed in UN and its various organs or not, and how US is playing a kind of hegemony in the whole world. That is also we are going to see. Thank you.